हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बीट्स के क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको लोगों को पता है कि 2024 के नीट में बीट्स तो है, लेकिन डॉपलर इफेक्ट हटा लिया गया है। इसका मतलब ये हुआ डॉपलर इफेक्ट से आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन बीट से क्वेश्चन आएंगे। तो पहले क्या होता था कि पहले डॉपलर इफेक्ट और बीट के क्वेश्चन मिला के दे दिए जाते थे, यानी दोनों के कॉन्सेप्ट यूज होते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी डॉपलर इफेक्ट हटा दिया गया है। तो डॉपलर इफेक्ट हटाने की वजह से बीट्स के जो क्वेश्चंस बनेंगे वो वही बनेंगे जो कि विदाउट डॉपलर इफेक्ट के आएंगे। कैसे बीट्स की प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करना है, क्या उसके पीछे आसान तरीका है, ये हम लोग सीखने वाले हैं। तो और वो भी प्रॉब्लम्स के माध्यम से सीखेंगे। मैंने आपको फार्मूला प्रूफ करके लास्ट वीडियोज़ में बताए हैं। उसके बाद ले दे के आपके पास जो फार्मूले हैं वो आप रिवाइज कर सकते हैं, और नंबर ऑफ बीट्स या बीट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला n2 - n1 या फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, ये भी मैंने लास्ट आर्टिकल में, लास्ट वीडियो में मैंने बताया हुआ है, वो भी आप एक बार दोहरा लेंगे। आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों से पूछे जाने की उम्मीदें हैं और हम लोग उसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीट फ्रीक्वेंसी जो है, बीट फ्रीक्वेंसी आपको पता है, बीट फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी वो होती है n2 - n1 या फिर n1 - n2, यानी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होती है। ये आपको मालूम है। तो सबसे इजी और सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन ये है जो आपको मिलता है, वो मिलता है कि दो वेव आपके पास से गुजर रही हैं। मीन्स कि टू वेव्स आर पासिंग फ्रॉम यू और देयर इक्वेशंस आर गिवन। y1 = 5 sin 2 pi x minus 100 pi t and y2 = 5 sin 2 pi x minus 110 pi t। अगर ये दो वेव आपके पास से गुजरती हैं, इफ दीज टू वेव्स आर पासिंग फ्रॉम यू, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स, या व्हाट इज द बीट फ्रीक्वेंसी, या हाउ मेनी बीट्स पर सेकेंड यू विल हेयर। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। यानी सबसे आसान सवाल आपको ऐसा मिलेगा जिसमें आपको क्या करना रहेगा, आपको सबसे पहले करना रहेगा कि फर्स्ट वेव जो है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है उसको आप निकालेंगे। आपको पता है कि इक्वेशन से कंपेयर किया जाएगा y = a sin kx - ओमेगा t से। तो ओमेगा यहाँ पर 100 पाई है, 110 पाई है, और ऊपर वाली इक्वेशन आप देख रहे हैं y1 में 100 पाई है। तो आप सबसे पहले ओमेगा 1 = 100 पाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 pi n1 = 100 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल करेंगे और n1 = 50 आ जाएगा। यानी पहली जो वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी आपको 50 मिल जाएगी, और दूसरी वेव उसकी फ्रीक्वेंसी आपको इसी तरीके से, सेम तरीके से आपको 110/2 यानी कि आपको मिल जाएगी 55। अब आपको दोनों की फ्रीक्वेंसी पता लग गई है और आपको पता है कि नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड या बीट फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस के बराबर होती है। तो आप बीट फ्रीक्वेंसी से बड़े आसानी से निकाल पाएंगे। = n2 - n1 यानी कि 55 - 50 = 5 बीट्स पर सेकेंड। ये आपका आंसर होगा। ये सबसे इजी टाइप का सवाल है जो आप लोगों से पूछा जा सकता है। ऐसे टाइप के सवालों को करते समय क्या ध्यान रखना है ये भी मैं आपको बता दूं। सपोज करिए आपको इक्वेशन दे दी गई है y1 = 10 sin kx minus 200 pi t, और एक इक्वेशन दी गई है y2 = 10 sin kx minus 280 pi t। जो मैंने इसके पहले मेथड बताया है कि फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है, आपको पता है कि पहली जो वेव है y1 की फ्रीक्वेंसी 200 पाई से निकालेंगे तो n1 आपको निकल के आएगी 100 एंड n2 आपको निकल के आएगी
140। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये बताया गया है कि फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है, यानी ओमेगा से कंपेयर करके। यानी पहले वेव की इक्वेशन में आप n1 पाएंगे 100, दूसरे वेव में आप n1 पाएंगे 140, और यूनिट आपको पता है हर्ट्स या साइकिल पर सेकंड, ये आपको मालूम है। फिर अब नंबर ऑफ बीट्स क्या होंगे? नंबर ऑफ बीट्स होंगे n2 माइनस n1, यानी नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, इसकी वैल्यू होगी 140 माइनस 10 100, दैट विल बी इक्वल टू 40 बीट्स पर सेकेंड। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कितने नंबर ऑफ बीट्स होंगे, तब आपका आंसर होगा 40 बीट्स पर सेकेंड। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि हाउ मैनी बीट्स पर सेकेंड यू विल हियर, आप कितने बीट्स पर सेकंड सुनेंगे, या कोई आदमी इसको जो सुन रहा है वो पर सेकंड कितने बीट सुनेगा, तब आपका आंसर होगा 0। उसका रीज़न मैं बता दूं कि आदमी की कैपेसिटी नंबर ऑफ बीट सुनने की ज़्यादा से ज़्यादा 10 होती है, यानी 10 होती है। अगर 10 से ऊपर आ रहा है, इवन 10 भी बड़ी मुश्किल से वो क्लेरिफाई कर पाता है, एनालिसिस कर पाता है कि हाँ मुझे सुनाई दे रही है। इतनी तेज़ी से वो उसके कान के बगल से निकल जाते हैं कि उसको ये समझ में नहीं आता है कि बीट्स हैं कि नहीं है। तो नंबर ऑफ बीट्स अगर 10 से ऊपर जाएंगे तो आदमी इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि मुझे बीट सुनाई दे रही है कि नहीं। इसलिए अगर आपसे पूछा जाएगा कि हाउ मैनी बीट्स द पर्सन विल हियर, तो आपका आंसर होगा 0। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि हाउ मैनी बीट्स विल प्रोड्यूस, देन आपका आंसर होगा 40। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है जो कि आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसी संदर्भ में और किस टाइप के क्वेश्चन जो ट्रेडिशनली आया करते हैं वो भी हम लोग देख लें। इसमें अगला जो ट्रेडिशनल टाइप का क्वेश्चन है वो दिया जाता है कि 2 ट्यूनिंग फॉर्क आपको दे दिए जाते हैं, और उसकी फ्रीक्वेंसी एक की अननोन रहती है और एक की फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ दी हुई रहती है, और बीट्स बताए हुए रहते हैं। और एक ट्यूनिंग फॉर्क को फाइल करके या वैक्स से लोडेड करके फिर नंबर ऑफ बीट्स बताए रहते हैं, और आपसे अननोन की फ्रीक्वेंसी पूछी रहती है। देखते हैं कैसे। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, क्या क्वेश्चन है, मैं फ्रेम कर रहा हूँ क्वेश्चन को। आपके पास एक ट्यूनिंग फॉर्क है ए, इसकी फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है n1 इज इक्वल टू 200 हर्ट्स। एक दूसरी ट्यूनिंग फॉर्क है आपके पास, ये बी है, और इसका फ्रीक्वेंसी अननोन है, इसकी फ्रीक्वेंसी आपको नहीं मालूम है, बट ये इसके साथ नंबर ऑफ बीट्स जो दे रहा है, नंबर ऑफ बीट्स 6 दे रहा है। नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड 6 दे रहा है, यानी बीट फ्रीक्वेंसी 6 है। अब आगे क्वेश्चन पूछा जाता है या बताया जाता है आपको कि इफ ए इज लोडेड विद वैक्स, then beats frequency decreases। ये आपको क्वेश्चन में बताया रहेगा कि अगर ए को वैक्स से लोड कर दिया गया, उस पर हल्का सा वैक्स चिपका दिया गया, तब नंबर ऑफ बीट्स घट जाते हैं, देन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। आप इसके लिए सबसे अच्छा तरीका जो मैं समझता हूँ है, उसके लिए आप 2 इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि ए पहले बी के साथ 6 बीट्स दे रहा था, तो या तो आप करेंगे 200 माइनस बी इज इक्वल टू 6, या आप करेंगे b माइनस 200 इज इक्वल टू 6। ये 2 इक्वेशन आप बनाएंगे, और दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन आपकी करेक्ट रहेगी, एक इक्वेशन आपकी इनकरेक्ट रहेगी, और आप लॉजिक के आधार पर, लॉजिक के बेस्ड पर एक इक्वेशन को आप इनकरेक्ट साबित करेंगे। दूसरी, ये पहली शर्त के अनुसार आपने 2 इक्वेशन बनाई। ये फर्स्ट जो आपको शर्त दी गई थी, फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि दोनों फ्रीक्वेंसी जो हैं आपस में मैच करके 6 बीट पर सेकंड दे रही हैं, इसके आधार पर, इसके बेस पर आपने 2 इक्वेशंस बना लिए हैं। इसमें से एक रॉन्ग है, एक करेक्ट है। अब आपको यही छांटना है। आगे कह रहे हैं कि ए इज़ लोडेड विद वैक्स। अगर मान लीजिए किसी भी ट्यूनिंग फॉर्क को वैक्स से लोड कर दिया जाता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी डाउन होने लगती है।
तो अब इसका मतलब ये है कि ये इनके कहने का मतलब है कि ए की फ्रीक्वेंसी को कम करने पे बीट्स भी कम हो जा रहे हैं। यानी आप ध्यान देंगे कि आपका दूसरा इंफॉर्मेशन ये है कि इफ ए डिक्रीजेस नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड डिक्रीजेस, ये बात ये बता रहे हैं। इसके आधार पर, इस इंफॉर्मेशन के आधार पर आप एक इक्वेशन को कट करेंगे। अब आप देखें, अब अगर ए की फ्रीक्वेंसी 203 और इसको वैक्स से लोड कर दिया जाए तो इसका मतलब 200 कम हो जा रहा है, 200 कम हो जा रहा है। और उसमें से अगर बी को आप घटाएंगे तो अगर कम चीज़ में से बी को घटाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो चीज़ कम ही आएगी। यहाँ पर सेकंड इक्वेशन को देखिए, बी में से अगर वैक्स लोड कर दिया तो फ्रीक्वेंसी जो ए की है वो 200 से कम हो जानी है। तो दूसरा इक्वेशन कहता है कि अगर 200 कम होने लगा तो बी में से कम चीज़ घटेगी और कम चीज़ घटने की वजह से नंबर ऑफ बीट्स बढ़ने लग जाएंगे। यानी दूसरा इक्वेशन आपको बता रहा है कि अगर वैक्स से लोड कर दिया गया तो नंबर ऑफ बीट्स 6 की जगह और बढ़ जाएंगे, और जबकि ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। पहले वाले इक्वेशन को देखें, पहले वाले इक्वेशन में 200 माइनस बी इज इक्वल टू 6 है और 200 ए की फ्रीक्वेंसी है। अगर आपने उसको वैक्स से हल्का सा लोड किया तो 200 कम होने लगेगा, 200 थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगा, 196 हो जाएगा, 198 हो जाएगा, और उसमें से बी जब घटेगा तो और घट के आंसर आएगा। इसका मतलब पहला इक्वेशन आपका सही है और आप इसको सॉल्व करेंगे 200 माइनस 6 इज इक्वल टू बी, देन बी इज इक्वल टू 194। तो आपका आंसर बी की फ्रीक्वेंसी 194 हो जाएगी बीट्स पर सेकेंड। बीट्स पर सेकेंड। ये एक तरीका है जिससे आप सॉल्व करते हैं और दो इक्वेशन आप बनाते हैं, एक को आप लॉजिकली खारिज कर देते हैं। आइए नेक्स्ट इसी तरीके का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका सोनोमीटर और ट्यूनिंग फॉर्क के बेस पे आ सकता है। एक आपके पास सोनोमीटर है जो कि अपने फंडामेंटल मोड में चल रहा है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा, यू आर गिवन विद ए ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ हैविंग फ्रीक्वेंसी सच एंड विच इज इन यूनिजन विद द सोनोमीटर वायर विद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ऐसा कुछ करके दिया जाएगा। आपके पास एक ट्यूनिंग फॉर्क भी है, आपके पास एक ट्यूनिंग फॉर्क भी है और उस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल जो सोनोमीटर वायर है उसकी फ्रीक्वेंसी किसी एक की दे सकते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि सपोज करिए सोनोमीटर की फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है कि फंडामेंटल की फ्रीक्वेंसी इसकी 300 हर्ट्ज है और जो ट्यूनिंग फॉर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी n है, या ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी आप t मान सकते हैं। और ये पहला शर्त देंगे कि एक सोनोमीटर वायर जो कि अपने फंडामेंटल मोड 300 हर्ट्ज पे वाइब्रेट कर रहा है वो एक ट्यूनिंग फॉर्क के साथ कुछ बीट्स देता है, 8, 5, 7, 2, 1 ऐसा कुछ बताएंगे। तो सपोज करिए ये क्वेश्चन दिया है कि ट्यूनिंग फॉर्क सोनोमीटर वायर जिसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 300 है उसके साथ आप मान सकते हैं कि 4 बीट्स दे रहा है। तो ये दोनों के साथ मिल के आपस में मैच जब कर रहे हैं तो ये 4 बीट्स दे रहे हैं, 4 बीट्स पर सेकेंड। आगे ये क्वेश्चन में पूछते हैं कि इफ द टेंशन इन द सोनोमीटर वायर इज इंक्रीज्ड, इफ टेंशन इन सोनोमीटर वायर is increased, then beat frequency increase. Find frequency of tuning fork, that is T। ये क्वेश्चन आपका बन गया। अब आपको पता है कि सबसे पहली शर्त तो उन्होंने दे रखी है कि ट्यूनिंग फॉर्क सोनोमीटर वायर के साथ 4 बीट दे रहा है, तो आप सबसे पहले 2 इक्वेशन बनाएंगे और दूसरी शर्त के अनुसार उसमें से एक को कट करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या किया, 2 इक्वेशंस इसमें बनाई। वो कौन कौन सी इक्वेशन होंगी,
मान लीजिए ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी टी है, तो या तो आप इक्वेशन लिखेंगे टी माइनस 300 इज इक्वल टू 4, क्योंकि आपको पता है वो 300 के साथ 4 बीट दे रहा है ट्यूनिंग फॉर्क, या फिर आप करेंगे 300 माइनस टी इज इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशन आपकी बन गई, इसमें से एक ट्रू है एक फॉल्स है। आगे आपसे कहा गया कि अगर सोनोमीटर वायर की टेंशन बढ़ा देते हैं, तो आपको पता है कि सोनोमीटर वायर की जो टेंशन बढ़ाने से उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जानी है। कहने का मतलब ये है कि ये कहना चाहते हैं कि अगर हम लोगों ने सोनोमीटर वायर की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, तब बीट्स जो है वो बढ़ जा रहे हैं, बीट्स जो है वो बढ़ जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये दूसरी शर्त आपकी हो गई कि इफ एस इज इंक्रीज बीट्स इंक्रीज, तब आपको अब इसमें से इस शर्त के आधार पर आपको दो इक्वेशन में से एक को कट करना है। आइए पहले इक्वेशन को देखते हैं। पहले इक्वेशन में अगर एस यानी 300 है, अगर टेंशन बढ़ा देते हैं यानी कि 300 को आप बढ़ा देते हैं, तो पहली इक्वेशन कहती है कि अगर टी में से 300 से बढ़ी हुई क्वांटिटी अगर उसमें से घटने लगेगी तो आंसर छोटा आना चाहिए। फिर से मेरी बात सुनिए ध्यान से। सोनोमीटर वायर की फ्रीक्वेंसी 300 है और पहला इक्वेशन आपको कहता है कि पहला इक्वेशन आपको कहता है कि t माइनस 300 इज इक्वल टू 4। तो अगर आप 300 को अगर बढ़ाने लग जाएंगे तो t में से जब बढ़ी हुई क्वांटिटी घटेगी, बढ़ी हुई क्वांटिटी जब घटेगी तो आंसर तो छोटा आना चाहिए। और इन्होंने कहा है कि बीट फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ रही है। इसका मतलब पहले वाली इक्वेशन में कुछ शक हो रहा है कि ये कुछ गलत है। क्यों? क्योंकि जब किसी चीज में से आप बढ़ी हुई क्वांटिटी घटाते हैं, मान लीजिए 100 है, 100 में से आप 25 घटाएंगे 75 पाएंगे, लेकिन और बढ़ी हुई क्वांटिटी घटाएंगे 50 घटाएंगे तो और कम पाएंगे, और बढ़ी हुई क्वांटिटी घटाएंगे 70 घटाएंगे तो 30 पाएंगे। तो जितनी बढ़ी हुई क्वांटिटी घटाई जाती है उतना आंसर कम आता है। तो यहां पर आप 300 जब टेंशन बढ़ा देंगे तो 300 से ऊपर हो जाएगा जब फ्रीक्वेंसी, यानी बढ़ी हुई क्वांटिटी जब घटेगी तो नंबर ऑफ बीट 4 की जगह और घट के आने चाहिए, और आंसर यह है कि बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। इसका मतलब आपका जो वेरी फर्स्ट इक्वेशन है, पहला इक्वेशन है, वो आपका क्या है, गलत है, और ये इक्वेशन जो सेकंड है वो आपका सही है। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे और 300 माइनस टी इज इक्वल टू 4 एंड टी इज इक्वल टू 300 माइनस 4 इज इक्वल टू 296 हर्ट्ज, ये आपका आंसर आएगा। तो इस तरीके से इन सब क्वेश्चंस को टैकल करना काफ़ी इजी है। दो इक्वेशन बना के मैं इस टर्म में एक क्वेश्चन और सॉल्व कर देता हूँ आपके सामने, इसी तरीके से बना के। इसमें एक आपके पास सोनोमीटर वायर है, आपको सोनोमीटर वायर की जगह आपको ऑर्गन पाइप भी दे सकता है, कुछ भी दे सकते हैं, उससे मतलब नहीं है। दो ट्यूनिंग फॉर्क दे सकते हैं, दो सोनोमीटर वायर दे सकते हैं, एक ट्यूनिंग फॉर्क एक सोनोमीटर वायर दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट एक ही है। आपको एक ट्यूनिंग फॉर्क मिला हुआ है, ये आपके पास ट्यूनिंग फॉर्क है, ये ए है। एक दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क आपको मिला हुआ है और वो है आपका बी। और क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि बी की फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी 200 हर्ट्ज है, दे रखा है, और ये ए के साथ मान के चलिए 8 बीट देता है, यानी 8 बीट पर सेकंड देता है। यानी ये जब दोनों आपस में बजाए जाते हैं, दोनों आपस में वाइब्रेट करवाए जाते हैं, तब आते हैं 8 बीट पर सेकंड। अब इसके बाद कहता है इफ बी को भी फाइल कर सकता है, ए को भी फाइल कर सकता है। इफ ए इज फाइल्ड, फाइल्ड का मतलब आपको पता है कि घिसना, तो इफ ए इज फाइल्ड देन बीट्स फ्रीक्वेंसी। अब दो पार्ट में करते हैं कि इफ ए इज फाइल्ड द बीट फ्रीक्वेंसी अगर डिक्रीज करते हुए कहेगा तो कैसे करेंगे, इंक्रीज करते हुए कहेगा तो कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें बन गया है कि इफ ए इज फाइल्ड द बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले वही तरीका, आप दो इक्वेशन बनाएंगे और दोनों इक्वेशन कैसे रहेंगी, ए की फ्रीक्वेंसी ए मान लेते हैं, बी की फ्रीक्वेंसी बी मान लेते हैं, 200 दिया हुआ है और आपके पास दो इक्वेशन बन गई, ए माइनस बी
a माइनस 200 इज इक्वल टू 8 या 8 200 माइनस a इज इक्वल टू 8। इन दो इक्वेशन में से फिर वही काम आपको करना है, इन दो इक्वेशंस में से एक इक्वेशन सही है, एक इक्वेशन गलत है। आगे कहते हैं इफ a इज फाइल्ड, a को कम कर दिया जाता है, a को कम कर दिया जाता है तो बीट्स घट जाते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। अब आप पहले को चेक करिए, अब a को अगर आपने कम कर दिया, अगर a को कम कर दिया और उसमें से 200 घटेगा, पहले तो a में से घट रहा था तो 8 आ रहा था, 8 आ रहा था, a में से अगर 200 घट रहा था तो 8 आ रहा था, लेकिन अब a को कम कर दिया यानी घटी हुई चीज़, छोटी चीज़ में से अब वही 200 घटाएंगे। पहले आप बड़ी चीज़ में से 200 घटा रहे थे, अब थोड़ा सा कम छोटी चीज़ में से जब कोई चीज़ घटाएंगे तो आंसर आपका और छोटा आना चाहिए। यानी अगर a को आप कम कर देंगे, a को फाइल कर दिया गया, कम कर देंगे तो बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करने। लेकिन ये क्या कहते हैं कि इफ़ a इज़ फाइल्ड, फाइल करने का मतलब होता है घिस गया, घिस दिया गया। वैक्सिंग करने का मतलब होता है वैक्स चिपका दिया गया, वैक्स चिपकाने पे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाती है, और फाइल करने पे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन अब इनके कहने का मतलब है कि अगर a को फाइल कर दिया यानी a को बढ़ा दिया गया तो फ्रीक्वेंसी डाउन हो रही है। पहले इक्वेशन पे विचार करें, a को बढ़ा दिया गया, फिर वही बात आ गई, अब बढ़ी हुई चीज़ में से 200 घट रहा है, पहले तो a में से 200 घट रहा था तो 8 आ रहा था, अब बढ़ी हुई चीज़ में से, ज़्यादा बड़ी चीज़ में से 8 घटेगा तो ज़्यादा आंसर आएगा। यानी पहला इक्वेशन आपको बता रहा है कि अगर इस इक्वेशन को आप सही मानेंगे तो 8 से ज़्यादा आंसर आना चाहिए, यानी नंबर ऑफ बीट्स बढ़ने चाहिए, और बढ़ नहीं रहे हैं बल्कि घट रहे हैं, तो ये आपका गलत हो गया। अब 200 माइनस a इज इक्वल टू 8, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 200 माइनस 8 इज इक्वल टू a, और आपका आंसर आ जाएगा 192 हर्ट्ज बराबर a। अब यहीं पर अगर मान लीजिए इसने आपको क्वेश्चन में ये दिया होता कि इफ़ a इज़ फाइल्ड देन बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, अगर यही क्वेश्चन आपको यहाँ पर दूसरे तरीके से सॉल्व करने के लिए कहता और क्वेश्चन में ये कहता है कि इफ़ a इज़ फाइल्ड बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, तब आपका ऊपर वाला इक्वेशन सही होता। क्यों? क्योंकि आप फिर देखते a माइनस 200 इज इक्वल टू 8 और 200 माइनस a इज इक्वल टू 8, और अगर a फाइल कर दिया गया है तो हल्का सा घिस दिया गया है और ट्यूनिंग फॉर्क की एक साइड हल्की हो गई है तो वाइब्रेशन थोड़ा तेज हो जाएगा। वाइब्रेशन तेज होने की वजह से a इंक्रीज कर जाएगा, और जब बढ़ी हुई चीज़ में से 200 घटेगा, ज़्यादा बड़ी चीज़ में से 200 घटेगा तो आंसर भी बढ़ के आएगा। और तब आप देखेंगे कि इन्होंने कहा है कि बीट फ्रीक्वेंसी घट, जब a को फाइल कर दिया तो बीट फ्रीक्वेंसी पहले तो घटाया था लेकिन बाद में कहें बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो आंसर पलट जाएगा आपका। तो अब इस समय आपका पहला आंसर सही हो जाएगा और ये इक्वेशन जो होगी वो आपकी गलत हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप देखते हैं कि बड़े आसानी से बीट्स के प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकते हैं। दो इक्वेशन बना के एक को खारिज करके बड़े आसानी से आप कर सकते हैं, और इसमें एरर होने के चांस भी बिल्कुल नेग्लिजिबल हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। तो इसको ट्राई ज़रूर करिए और अपना रिस्पॉन्स और कॉन्सेप्ट ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा ये मेथड और आप इससे कितनी हेल्प ले पाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।